हिंटरकाइफेक मर्डर 31 मार्च 1922 की शाम को हुआ था, जब म्यूनिक जर्मनी से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक छोटे बवेरियन फार्म हाउस के 6 निवासियों की हत्या कर दी गई थी। इन 6 पीड़ितों में एंड्रियास ग्रुबर 63 वर्ष, उनकी पत्नी केजिलिया ग्रुबर 72 वर्ष, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया गैब्रियल 35 वर्ष, विक्टोरिया के बच्चे केजिलिया 7 वर्ष और जोसेफ 2 वर्ष और नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर 44 वर्ष शामिल थे। सभी को एक एक्स से मारा गया था। हत्यारे ने अपने पीड़ितों के शवों के साथ 3 दिनों तक उसी घर में रहकर खाना खाया, जानवरों को खाना खिलाया और घर की चिमनी में आग जलाता रहा। यह हत्याकांड जर्मन इतिहास के सबसे खतरनाक और रहस्यमय अनसुलझे अपराधों में से एक माना जाता है। 4 मृत शरीर खलिहान में एक के ऊपर एक पाए गए, जिन्हें एक एक करके वहां लाया गया था। इस घटना से पहले परिवार और उनकी पूर्व नौकरानी ने अटारी से अजीब आवाजें सुनने की सूचना दी थी, जिसके कारण वह नौकरानी नौकरी छोड़कर चली गई थी। यह मामला आज तक अनसुलझा है। हिंटरकाइफेक का फार्म लगभग 1863 में बनाया गया था। हत्याकांड और जांच के बाद 1 साल से भी कम समय में इस फार्म को पूरी तरह से गिरा दिया गया। फार्म को गिराते समय कुछ और सबूत मिले, जिनमें अटारी में छिपी हुई एक मेटॉक, खुरपी और खलिहान में घास के बीच मिला एक छोटा चाकू, पेन नाइफ शामिल थे। हमले से कुछ समय पहले हिंटरकाइफेक के आसपास कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। हमले से 6 महीने पहले परिवार की नौकरानी ने नौकरी छोड़ दी थी। माना जाता है कि उसका कारण यह था कि उसने अटारी में अजीब आवाजें सुनी और उसे विश्वास हो गया कि घर में भूत प्रेत है। मार्च 1922 में एंड्रियास ग्रुबर ने संपत्ति पर म्यूनिक का एक अजीब अखबार पाया। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने इसे खरीदा था और शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह डाकिये ने खो दिया होगा। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि आसपास के किसी भी व्यक्ति ने उस अखबार की सदस्यता नहीं ली थी। हत्या से कुछ दिन पहले ग्रुबर ने पड़ोसियों को बताया कि उन्होंने ताजे बर्फ पर ऐसे निशान देखे हैं जो जंगल से आते हुए फार्म के मशीन कक्ष के टूटी हुई दरवाजे के ताले तक पहुंचते थे। उसी रात को उन्होंने अटारी में किसी के कदमों की आवाज सुनी, लेकिन जब उन्होंने इमारत की तलाशी ली तो वहां कोई नहीं मिला। हालांकि उन्होंने कई लोगों को इन घटनाओं के बारे में बताया, उन्होंने मदद के प्रस्तावों को ठुकरा दिया और इन विवरणों की पुलिस को सूचना नहीं दी। 7 वर्षीय केजिलिया गैब्रियल की एक स्कूल मित्र के अनुसार उस छोटी बच्ची ने बताया कि उसकी मां विक्टोरिया ने हमले से 1 रात पहले एक हिंसक झगड़े के बाद खेत से भाग गई थी और कुछ ही घंटे बाद जंगल में पाई गई थी। शुक्रवार 31 मार्च 1922 की दोपहर को नई नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर फार्म पर आई। मारिया की बहन उन्हें वहां छोड़कर गई और थोड़ी देर बाद फार्म से चली गई। वह शायद जीवित रहने वाले अंतिम व्यक्ति थीं जिन्होंने निवासियों को देखा। ऐसा लगता है कि देर शाम के समय विक्टोरिया गैब्रियल, उसकी 7 वर्षीय बेटी केजिलिया और उसके माता पिता एंड्रियास और केजिलिया को परिवार के खलिहान की ओर लाया गया, जहां एक एक करके उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारे ने परिवार के फार्म का एक मेटॉक, खुरपी इस्तेमाल किया और सिर पर वार करके परिवार की हत्या की। इसके बाद हत्यारे ने रहने के हिस्से में प्रवेश किया, जहां उन्होंने उसी हत्या के हथियार से जोसेफ, जो कि अपने पालने में सो रहा था, और बॉमगार्टनर, जो अपने कमरे में थी, की हत्या कर दी। हत्याओं और शवों की खोज के बीच 4 दिन का अंतर था। 1 अप्रैल को कॉफी बेचने वाले हांस शिरोव्स्की और एडवर्ड शिरोव्स्की हिंटरकाइफेक आए ताकि वे एक ऑर्डर ले सकें। जब दरवाजे और खिड़कियों पर दस्तक देने के बावजूद किसी ने जवाब नहीं दिया तो वे आंगन में घूमे, लेकिन किसी को नहीं पाया। उन्होंने देखा कि मशीन हाउस का गेट खुला था और फिर वहां से चले गए। केजिलिया गैब्रियल अगले कुछ दिनों तक बिना किसी बहाने के स्कूल नहीं गई और परिवार रविवार की पूजा के लिए भी नहीं आया। स्थानीय मैकेनिक अल्बर्ट हॉफनर 4 अप्रैल को इंजन की मरम्मत के लिए हिंटरकाइफेक गया। उसने बताया कि उसने परिवार के किसी सदस्य को नहीं देखा और केवल फार्म के जानवरों और खलिहान में कुत्ते की आवाजें सुनी। 1 घंटे इंतजार करने के बाद उसने मरम्मत शुरू की, जिसे उसने लगभग 4 घंटे में पूरा किया। लगभग 3 बजे लॉरेंस श्लिटनबॉयर ने अपने बेटे जोहान और सौतेले बेटे जोसेफ को हिंटरकाइफेक भेजा ताकि वे परिवार से संपर्क कर सकें।
जब उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी को नहीं देखा तो श्लिटन बॉयर उसी दिन माइकल पोल और जैकब सिगल के साथ फार्म की ओर रवाना हुए। खलिहान में प्रवेश करते ही उन्होंने एंड्रियास ग्रुबर, उनकी पत्नी केजीलिया ग्रुबर, उनकी बेटी विक्टोरिया गैब्रियल और उनकी पोती केजीलिया के शव पाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने घरेलू कामकाजी महिला मारिया बॉमगार्टनर और परिवार के सबसे छोटे सदस्य जोसेफ के शव भी पाए। इंस्पेक्टर जॉर्ज रिंगरूबर और उनकी टीम ने हत्याओं की जांच की। शुरुआती जांच को उन लोगों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिन्होंने अपराध स्थल से संपर्क किया, शवों और सामान को इधर उधर किया और रसोई में खाना पकाकर खा लिया। शवों की खोज के अगले दिन कोर्ट के डॉक्टर जोहान बैप्टिस्ट और मूलर ने खलिहान में शव परीक्षण किए। यह तय किया गया कि हत्या में एक मेटॉक खुरपी का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि हथियार खुद घटनास्थल पर नहीं मिला। सबूतों से पता चला कि छोटी गेजीलिया हमले के बाद कई घंटे जीवित रही। उसने घास में लेटे हुए अपने बालों के गुच्छे खींचे थे। पीड़ितों की खोपड़ियों को हटाकर म्यूनिक भेजा गया ताकि और जांच की जा सके। पहले पुलिस ने शक किया कि इसका मोटिव लूट हो सकता है और यात्रा करने वाले कारीगरों, भिखारियों और आसपास के गांवों के कई निवासियों से पूछताछ की, लेकिन जब बड़ी रकम पाई गई तो उन्होंने इस थ्योरी को छोड़ दिया। यह स्पष्ट था कि हत्यारे फार्म पर कई दिनों तक रुके रहे। किसी ने मवेशियों को खाना दिया, रसोई से पूरी रोटी का भंडार खा लिया और हाल ही में पैंट्री से मांस काटा था। अपराध स्थल से स्पष्ट मोटिव नहीं मिलने के कारण पुलिस ने संदिग्धों की एक सूची तैयार की। बार बार गिरफ्तारियों के बावजूद कोई भी हत्यारा कभी नहीं मिला और फाइलें 1955 में बंद कर दी गई। आखिरी पूछताछ 1986 में हुई थी, जब डिटेक्टिव चीफ सुपरिंटेंडेंट कॉनराड मुलर ने रिटायरमेंट लिया। अदालत के आयोग की निरीक्षण रिकॉर्ड में यह नोट किया गया था कि पीड़ित शायद खलिहान में असंतोष के कारण खींचे गए थे, जिससे जानवरों से शोर हुआ। हालांकि एक बात की जांच से पता चला कि कम से कम खलिहान से मानव चीखें रहने के क्षेत्र में नहीं सुनी जा सकती थी। अपराध की रात के 3 दिन बाद जब शवों की खोज नहीं की गई थी, कारीगर माइकल प्लेकल हिंटरकाइफेक से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि किसी ने भट्टी को गर्म किया था। उस व्यक्ति ने उन्हें एक लालटेन के साथ देखा और उनकी आंखों में उजाला कर दिया, जिसके बाद प्लेकल जल्दी से आगे बढ़ गया। प्लेकल ने यह भी नोट किया कि चिमनी से निकलने वाले धुएं में एक अप्रिय गंध थी। इस घटना पर कोई अनुसरण नहीं किया गया और यह पता लगाने के लिए कोई जांच नहीं की गई कि उस रात भट्टी में क्या जलाया गया था। 1 अप्रैल की सुबह 3 बजे किसान और मांस विक्रेता सिमोन राइसलैंडर ब्रुनेन के पास अपने घर लौटते समय उन्होंने जंगल के किनारे 2 रहस्यमय आकृतियों को देखा। जब अज्ञात लोग उन्हें देखते हैं तो वे अपने चेहरे छिपाने के लिए मुड़ गए। बाद में जब उन्होंने हिंटरकाइफेक में हत्याओं के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि ये अज्ञात लोग शामिल हो सकते हैं। मई 1927 के मध्य में एक अज्ञात व्यक्ति ने रात के समय वेडोफेन के एक निवासी को रोककर हत्या के बारे में सवाल पूछा और फिर चिल्लाते हुए कहा कि वह हत्यारा है और फिर जंगल में भाग गया। उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान कभी नहीं की जा सकी। कार्ल गैब्रियल विधवा विक्टोरिया गैब्रियल के पति थे। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें दिसंबर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के एरास में एक शेल हमले में मारा गया था, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला। हत्याओं के बाद लोगों ने यह अटकलें लगानी शुरू कर दी कि क्या वास्तव में वे युद्ध में मारे गए थे। विक्टोरिया ने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने बेटे जोसेफ को जन्म दिया था। इस लड़के को लेकर अफवाहें थीं कि यह विक्टोरिया और उसके पिता एंड्रियास के बीच एक अनैतिक संबंध का परिणाम था, जिसे अदालत में दस्तावेजित किया गया था और गांव में जाना जाता था। एंड्रियास को अपनी बेटी के साथ बलात्कार करते हुए पाया गया और शहर ने दोनों को व्यभिचार का दोषी ठहराया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद श्रोपेनहाउज़न क्षेत्र के युद्धबंदी, जिन्होंने सोवियत कब्जे से जल्दी रिहाई पाई, ने दावा किया कि उन्हें एक जर्मन भाषी सोवियत अधिकारी द्वारा घर भेजा गया था, जिसने खुद को हिंटरकाइफेक हत्यारा बताया। हालांकि कुछ लोगों ने बाद में अपने बयान को बदल लिया, जिससे उनके बयान की विश्वसनीयता कम हो गई। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि वह सोवियत अधिकारी शायद कार्ल गैब्रियल ही हो सकते हैं।
क्योंकि जिन लोगों ने गैब्रियल को उसकी रिपोर्ट की गई मृत्यु के बाद देखा, उन्होंने गवाही दी थी कि वह रूस जाना चाहता था। मेंटल फ्लॉस के अनुसार हिंटरकैफेक हत्याएं किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई होंगी जो फार्म के काम से परिचित था, क्योंकि हत्यारे ने कई दिनों तक फार्म की देखभाल की और कुदाल को अच्छी तरह से संभाला, लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ग्रुबर फार्म पर रहता था। हत्याओं की क्रूरता से संकेत मिलता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी जिसे परिवार के एक या अधिक सदस्यों के खिलाफ द्वेष था। इस जानकारी के बावजूद पुलिस समाधान खोजने में असमर्थ रही और इसलिए जांच का सबसे तार्किक रास्ता अपनाया गया, मनोविज्ञानियों की मदद। ग्रुबर परिवार की पोस्टमार्टम के तुरंत बाद उनके सिर को काटकर म्यूनिक भेजा गया, जहां दिव्यदर्शी लोगों को ग्रुबर परिवार की खोपड़ियों से अलौकिक सुराग खोजने के लिए लगाया गया। दुर्भाग्य से कोई भी सुराग नहीं मिला। हिंटरकैफेक फार्म को हत्याओं के 1 साल बाद ध्वस्त कर दिया गया और ग्रुबर परिवार को एक नजदीकी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, उनके सिर के बिना, जो द्वितीय विश्व युद्ध की अराजकता के दौरान खो गए थे। आज उस स्थान के पास एक स्मारक खड़ा है जहां फार्म हुआ करता था, जो पीड़ितों की स्मृति में बनाया गया है। इस बीच 2007 में फुर्स्टेनफेल्डब्रुक पुलिस अकादमी ने हिंटरकैफेक हत्याकांड को एक ठंडे मामले के रूप में लिया। हालांकि मूल अपराध स्थल से सबूतों की गिरावट और नुकसान, विभिन्न संदिग्धों की मौत और प्रारंभिक जांच की सापेक्ष अशुद्धता के बावजूद अकादमी हत्या को निर्णायक रूप से सुलझाने में असमर्थ रही। लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत तैयार किया जिसे उन लोगों के परिवारों के सम्मान में निजी रखा गया है। नतीजतन हिंटरकैफेक हत्याएं अनसुलझी ही रह गई हैं और शायद हमेशा रहेंगी।